अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ D1 8th एडिशन चैप्टर नंबर 10 बेसिक ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 1 इसका हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस और ट्रांसवर्स लाइन के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। कहते हैं इन द फिगर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये वाली लाइन जो जा रही है ए बी ये और ये सी डी है। और अगर ये नहीं भी बताते तो ये जो ये एरो का निशान बना है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब जब दो पैरेलल लाइंस आपस में मीट करती हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज समझ लें। जैसे लेट्स से एक ये पैरेलल लाइन है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और एक और पैरेलल लाइन है यहाँ पर इस तरह से सी डी, ठीक है। दिस इज सी और दिस इज डी। अगर एक लाइन जिसे ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, ठीक है, इस लाइन का नाम है ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है ट्रांसवर्स लाइन के साथ कि उसमें ये जो भी एंगल होगा यहाँ पर, ठीक है, वो बराबर होगा इस एंगल के, ठीक है। लेट सेज मैं कह देता हूँ कि ये एंगल है 70 डिग्री का, तो अंडरस्टूड है कि ये एंगल भी 70 डिग्री का होगा और इसको कहते हैं हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, ये भी 70 डिग्री होगा और ये इसके नीचे वाला जो एंगल है ये भी 70 डिग्री होगा। उसकी वजह क्या है कि ये कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट। जब भी कभी एक्स बनता है, ठीक है, या दो लाइंस आपस में टकराती हैं इस तरह से, तो ये वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है। ये इस तरह से बराबर होंगे और ये वाले इस तरह से बराबर होते हैं, ठीक है। इन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं, सही है। और उसके बाद एक और जो चीज़ है वो ये है कि ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। पैरेलल लाइंस के अंदर कंडीशन है, अगर पैरेलल लाइंस नहीं हुई तो ये सारे जो मैं जो इतनी चीज़ें समझा रहा हूँ ये सब फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइंस का होना ज़रूरी है। और जो मैंने ब्लैक से बनाया इसे कहते हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये जहाँ तीन लाइन, दो लाइंस, ये जो पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्स लाइन जब टकराती है तो ये तीन चीज़ें हमारी अनलॉक हो जाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अपनी कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर ए में लिस्ट टू पेयर्स ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वल ना भी लिखें, हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दें, हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने जो अल्फ़ाबेट्स लिखे थे ए बी, अब मैं इनको दूसरे नाम भी दे रहा हूँ। यहाँ पर है पी, यहाँ पर है क्यू, ठीक है। और एक और लाइन थी हमारे पास, वो इस तरह से थी। मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने, नहीं नहीं मिटाते नहीं हैं, आपको मिटा देंगे ना तो फिर उसमें नज़र नहीं आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। हम बिना मिटाए काम करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में आपको क्या बताया, तो ये रेड वाले हैं, ये करस्पॉन्डिंग है, ये और ये, इसके नाम क्या हैं, ये यकीनन यहाँ पर होंगे, ये वाला देखें, ठीक है। ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसको लिखेंगे कैसे कि हमारे पास है पहला P से W और W से X, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका समझें। P से W, W से X, ये जो इस तरह से बनेगा, मैं यहाँ बना कर भी दिखाऊंगा आपको। ये लाइन ऐसे जाइए, P से W के पास गया पॉइंट और W से ये X के पास चला जाए या B के पास चला जाए, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। हम X के पास या B के पास लिख देते हैं, इसको X भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल P W X, ठीक है। एक तो ये, क्योंकि बस ये बीच में, ये W बीच में आना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो है इन्हें आर्म्स पढ़ते हैं, ये जो है इन्हें आर्म्स कहते हैं, ARMS, आर्म्स। PW और WX ये आर्म्स हैं हमारे, ठीक है। और ये जो है ये एंगल है और ये बीच में आएगा, इसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। सही है। अब PWX किसके बराबर है, PWX इसके बराबर है यहाँ, ये WYZ के, देखें ये रहा W, ये रहा Y, ये रहा Z। मैं WYZ यहाँ बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। WY और ये आ गया Z, ठीक है, ये वाला। अब इसमें कौन कौन से आर्म्स हैं, WY एक आर्म है और YZ दूसरा आर्म है, ठीक है। और इन दोनों में जो कॉमन अल्फ़ाबेट है वो है Y, तो WYZ ये हमारा हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए हमने क्या बता दिया, PWX WYX, PWX इज इक्वल्स टू एंगल WYZ। ये दोनों एंगल बराबर हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको 70 डिग्री और 70 डिग्री की एग्जाम्पल भी दी थी। एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दे दी थी ताकि आप इसको सपोज कर सकें अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं होता कि यही लेना है, सही है। इट वॉज 27, ओके। देन हमारे पास है एक, हमने लिख दिया, कैसे लिखा मैंने यहाँ पर, ये हो गया एक एंगल हो गया। अब दूसरा देखें,
इसको इरेज कर देते हैं शेप को यहाँ से। अब दूसरा देखेंगे, हम दूसरा देखेंगे ये वाला, ये भी तो करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, इसमें बहुत सारे करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। कैसे करस्पॉन्डिंग हो सकते हैं? देखिए, ये P से W, W से A, एक ये, और फिर ये W से Y और Y से C, ये भी तो करस्पॉन्डिंग है। आप इसको भी करस्पॉन्डिंग में लिख सकते हैं। सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर वाले लिखें, ठीक है। और आप इन्हें इस तरह से भी करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं, AW से Y और C से Y और Y से Q, ठीक है। ये भी करस्पॉन्डिंग है। देखो ना, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है जो दिखने में भी बज़ाहिर सेम लग रहे हो, ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं आप। या फिर आप RXW या फिर XZY, एक ये करस्पॉन्डिंग बन सकता है, ठीक है। या फिर R से X, X से B और X से Z और Z से D, ये भी करस्पॉन्डिंग बन सकता है। या फिर इस तरह से भी बन सकते हैं, W से X, X से Z, या फिर Y से Z और Z से S, या फिर D से Z और Z से X, ठीक है। ये सारे करस्पॉन्डिंग हैं आपस में एक दूसरे के। ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये वाला इसके इक्वल होगा। अब डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या लिए हैं? अभी हमने ये लिए PWXWYZ, ठीक है, मैंने ये ले लिए हैं। अब आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी ले लें, चाहें तो इसी लाइन से ले लें, चाहें तो इस लाइन से ले लें। मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ। मैंने ये इसमें ऊपर वाले लिए हैं, अब मैं यहाँ पर ये नीचे वाले लूँगा, ये वाले। ये कैसे बनेंगे? B से X, X से Z, ठीक है। ये एंगल है मेरा BX और Z, ठीक है। और D से Z और Z से S, DZS, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया दिखाकर वहाँ पर बनाकर, मैं उसको नीचे, ओह ओह, ये पूरा सेलेक्ट होगा? ओ, मुझे पूरा सेलेक्ट नहीं करना। ओके, नीचे बना देते हैं दोबारा से। BXZ और DZX, BXZ इज इक्वल्स टू DZS, DZS, ठीक है। ये दोनों आपस में कौन से हो गए? ऑप्शन नंबर A पार्ट 1 के आंसर। ऑप्शन A पार्ट 1 के आंसर, ठीक है। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा देते हैं, जो एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने आपको। ओके इसे भी इरेज कर देता हूँ कि मैंने ऑल्टरनेट और वर्टिकल एंड अपोजिट के बारे में आपको बताना चाहा था। इसे भी अभी इरेज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया। 2 पेयर्स ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट एंगल के बारे में तो आपको मैंने समझाया था कि ऑल्टरनेट एंगल ये होते हैं, ये वाले, ये बराबर होगा इसके, और ये वाले, ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेट के बारे में हम आपको Z बताएंगे, Z बनेगा। टीचर आपका कहाँ भी कहेगा Z बनेगा या N बनेगा, वो ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। चलो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ कहीं पर भी आपका Z बनेगा, एक लाइन ऐसे जानी चाहिए, एक लाइन ऐसे जानी चाहिए। अब ये ऐसे भी हो सकती है, ये इतनी बड़ी भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकती है। ये वाले और ये वाले हमेशा ऑल्टरनेट होते हैं, ठीक है। जेड की कंडीशन नहीं कि पूरा पूरा जेड ही बने, ठीक है। लाइंस इस तरह से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। इसी तरह से जब एन बनता है तो एन में भी हमारे पास, बस यूँ समझिए, जब दो पैरेलल लाइंस आपस में टकराती हैं तो ये वाले एंगल्स आपस में बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें जेड कहाँ कहाँ बन सकता है। देखें, एक तो यहाँ से यूँ आए, यहाँ से यूँ, और फिर यूँ चलेगा, ठीक है। बट ट्रैवलिंग करें एक ही डायरेक्शन में, लाइन चेंज कर दें, ए से चले डब्ल्यू पर आए, डब्ल्यू से नीचे आए, यहाँ से यूँ चलेगा। तो ये वाला मैं मार्क कर दूँ, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है। ये है मेरे पास AWY और ये है मेरे पास ऊपर वाला चाहिए था, ये आएगा W से शुरू होगा, ये W से Y के पास आएगा तो हम लिखेंगे WY, और ये Y से जाएगा Z के पास, तो हम Y तो एक दफ़ा लिख चुके हैं, हम लिखेंगे Z, ठीक है। और इसी तरह से ये वाला भी हम, जो मैं दोबारा लिख देता हूँ, A से शुरू हुए W के पास गए तो हम लिखेंगे AW, और ये W से शुरू होकर Y के पास आ गया तो हम लिखेंगे AWY। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर A पार्ट 2, AWY एंगल की नहीं लाइन बनाएंगे, इज इक्वल्स टू एंगल WY और Z,
ठीक है। ये हो गया पहला, क्योंकि हमें 2 देने ना, अब हमें दूसरा भी देना है A22। अच्छा, अब दूसरा एक और दें। अब दूसरा एक और ऑप्शन देने के लिए आपके पास चांसेस पता है क्या? हमने अब ये ले लिया और ये ले लिया, अब कोई और लें, ठीक है। जैसे कि एक्स से यूँ आए और यूँ चलेगा, उल्टे भी आ सकते हैं। मैं जेड बना के दिखाता हूँ। एक्स से डब्ल्यू के पास, डब्ल्यू से वाई के पास और वाई से सी के पास, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इन्हें भी हम ऑल्टरनेट एंगल ही मानते हैं। लेकिन अगर आप किसी और लाइन पे लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाले ले लेता हूँ कि डब्ल्यू से गया एक्स के पास, एक्स से गया इधर और फिर चला गया इधर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ऑल्टरनेट हैं ये दोनों एक दूसरे के। तो हम W से शुरू हुए और X पे आके रुके और Z के पास चले गए, और यहाँ पर X से शुरू हुए, Z के पास गए और D के पास चले गए, ठीक है। और दूसरी सूरत हाल में टीचर आपको समझाती है कि यहाँ पर है एंगल X, यहाँ पर है Z, Z के साथ X टकरा रहा है और D टकरा रहा है, और यहाँ पर इस X के साथ ये वाला W और ये वाला Z चाहिए, ठीक है। तो W और Z, उसकी प्रॉब्लम पता है क्या? ये आर्म्स लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? देखो, ये जो X है ना, ये R से भी टकरा रहा है, R P X भी है, R X W भी है, और R X S भी है, ठीक है ना। तो इसलिए बताना ज़रूरी होता है कि किस एंगल जो X है वो किसके साथ सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हम W से शुरू हुए थे, X के पास गए थे और Z ये एंगल, और इज इक्वल्स टू X से शुरू हुए थे, Z के पास गए थे और D तक रुक गए थे, ठीक है। ये 2 हो गए हमारे पास, ये भी हो गया। अब हमें बताना है 2 पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स विच आर सप्लीमेंट। ओ, ये वाली तो प्रॉपर्टी मैंने बताई ही नहीं आपको, ये चौथी प्रॉपर्टी तो भूल ही गया मैं बताना। ओके, चलो ये बताते हैं। एक लाइन है इस तरह से और एक लाइन है इस तरह से, ठीक है। ये टकराएगी ट्रांसवर्स लाइन, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन, मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। और ये लाइन पैरेलल होनी ज़रूरी है। तो जो ये वाला एंगल है और जो ये वाले एंगल है, इसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसे सप्लीमेंट्री एंगल क्यों कहते हैं? इसे सप्लीमेंट्री एंगल इसलिए कहते हैं कि ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। लेट से अगर ये 60 डिग्री है ना, तो अंडरस्टूड बात है ये 120 डिग्री होगा ही होगा, लाजमी है। हम इसे F प्रॉपर्टी भी कहते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ठीक है। ये इस तरह से बनते हैं और ये इस तरह से भी बनता है, एक लाइन इधर आ गई, एक लाइन इधर आ गई और एक लाइन पैरेलल इधर आ गई, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस के बीच में इस तरह से होते हैं, तो ये यू बनता है, लेकिन इसके यू के एजेस भी होते हैं, ठीक है। चलें अब इसका समझा को कोशिश करते हैं इसके बनाने की क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। जहाँ 2 एफ बन रहे हो, देखो साफ नज़र आ रहा है मुझे, एक एफ तो ये बनता हुआ, एक एफ तो ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है एक्स, डब्ल्यू और वाई, यानी कि डब्ल्यू तो है, एंगल डब्ल्यू तो है, ठीक है। और डब्ल्यू के 2 तरफ कौन सी लाइन है, ठीक है। एक डब्ल्यू की तरफ है एक्स और एक डब्ल्यू के पास है वाई, ठीक है। और इस वाले एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये तो y तो है ही। इस y के साथ कौन सी 2 अल्फ़ाबेट्स टकरा रहे हैं? अब कोई q कहेगा तो गलत हो जाएगा। देखो y से z के पास जाना है इस तरह से, और एक ऊपर आना है, ठीक है। यहाँ तो w है इसके पास और z है इसके पास, ठीक है। तो एंगल एंगल x से पहले एंगल x एंगल x डब्ल्यू वाई इज इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू वाई और z, ठीक है। अब दूसरी तरफ से पढ़ते हैं, दूसरी तरफ से f बनाने की कोशिश करते हैं, उल्टा f, ठीक है। एक लाइन यहाँ से है, ये लाइन यहाँ पर है और ये रही f की डंडी, ठीक है। तो ये वाले दोनों एंगल्स मुझे चाहिए जो कि x और z है, ठीक है। x और z, x चाहिए एंगल और z चाहिए, ठीक है। x के पास कौन से 2 अल्फ़ाबेट्स हैं? एक तो ये है w और एक ये वाला है z, ठीक है। अब z की बारी के z के पास कौन से 2 एंगल्स हैं? z के पास जो 2 एंगल्स हैं, एक है ये वाला y और एक है ये वाला x, ठीक है। तो यानी कि एक्स जेड और जेड वाई के बीच का जो एंगल है ये वाला हमें चाहिए। कोई अगर बच्चा कहेगा कि हम वाई जेड और एस ले लें, तो आपने वाई जेड और एस लिया तो आप ये वाला नीचे वाला एंगल ले लोगे। आपने वही आर्म्स लेने हैं जो बीच को डिफाइन कर रहे हो। जैसे कि देखो मैंने क्या कहा, आपको ये वाला चाहिए, मुझे ये वाला चाहिए, ठीक है। एंगल चाहिए, ये एक्स है, इधर डब्ल्यू लिखा हुआ है और इधर जेड लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे चाहिए एक, और यही लाइन आगे एक्सटेंड हुई है इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला मेरा z है
और इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड पे y लिखा हुआ है और इसके ऊपर x लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैंने w x और z लिया, एंगल w x z इक्वल्स टू, अब ये वाला z लेना है तो इसके साथ x z और y है, एंगल x z और y। याद रहेगी ये चीज़ें, ये आर्म्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा होगा आपको, आप बिल्कुल परेशान हो रहे होगे कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आपको आर्म्स के बारे में डायरेक्ट हम क्लास 1 के अंदर ना इतने इंपॉर्टेंट आर्म्स के बारे में बच्चों को बताते भी नहीं है बाजू का, कि आर्म्स होते क्या हैं। आर्म्स बाजुओं को कहते हैं, उनकी लाइन्स को बोलते हैं, पेयर्स को बोलते हैं। ओके, अब क्या रह गया, ऑप्शन नंबर बी, ये हो गया एस बी डब्ल्यू, बाकी सब मिटा देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है ऑप्शन बी में, लिखे हैं इज बी डब्ल्यू क्यू। अब देखो बी डब्ल्यू क्यू ये आर्म्स के साथ लिखा हुआ है, डब्ल्यू वाला वो एंगल चाहिए जिसके साथ बी और क्यू हो। अब मैं आ जाता हूँ बी और डब्ल्यू और क्यू पे आपको लेकर, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट डब्ल्यू, ये रहा पॉइंट क्यू, ठीक है। जो पॉइंट होने का है बी डब्ल्यू के, हम उसी की बात करेंगे। बी से डब्ल्यू एक लाइन, ये पहला आर्म, और दूसरा आर्म ये रहा डब्ल्यू से क्यू। तो अब जो बात हो रही है वो ये बीच वाले की बात हो रही है, इसकी डब्ल्यू वाले की, ठीक है। अब दूसरा है ए एक्स आर, ए मेरा है ये रहा पॉइंट ए, एक्स कहाँ है ये रहा एक्स, और आर कहाँ है ये रहा आर, ठीक है। तो ए से एक्स और एक्स से आर, ठीक है। वो पूछ रहे हैं क्या ये बराबर है, ये बिल्कुल बराबर है। उसकी वजह क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बिल्कुल समझाता हूँ। देखें, ये आर से एक्स इस तरह से आई लाइन, फिर ये लाइन यूँ चली गई, और फिर ये लाइन इधर नीचे को आ गई, ठीक है। अब देखें क्या ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी, नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। क्यों पैरेलल नहीं थी, क्योंकि ये जाके ऊपर इस लाइन से टकरा जाएगी। तो जब, और ये जो लाइन है मेरी, ये मेरी लाइन थी ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्स लाइन जब भी दो पैरेलल लाइंस को टकराएंगी तब यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल बराबर होंगे। तो आप लिखेंगे नो, आप लिखेंगे कि एंगल, ये जो लाइन है पी क्यू और आर एक्स, लिख दूँ मैं यहाँ पर, पार्ट बी में लिखूँगा पी क्यू एंड आर एस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। बस एक्सप्लेन लिखना था ना, बस ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। अब जब पैरेलल ही नहीं है तो डेट्स मीन के दोनों एंगल बी डब्ल्यू के इज़ नॉट इक्वल टू ए एक्स और आर, ठीक है। मैंने इसमें आर्म्स के बारे में भी बताया आपको थोड़ा सा, सही है। इसे इरेज कर देता हूँ मैं अब मैं बाकी दूसरी बात करते हैं इसकी। कहाँ गया हमारा, ये रहा, इज़ द सम ऑफ डी वाई पी। अब मैं आपको डी वाई पी पढ़ना बताता हूँ, डी वाई पी कहाँ है, डी और वाई और पी कहाँ है, डी और वाई और पी। अब हम इसकी बात करें, यहाँ से वाई पी, और ये डी से वाई पहला आर्म था और वाई से पी दूसरा आर्म था, ठीक है। हम हमेशा वर्टेक्स की बात करते हैं इसकी। अब सी जेड आर, सी कहाँ है सर, सी ये रहा, जेड कहाँ है ये रहा, और आर कहाँ है, आर ये रहा, ठीक है। चेक कर लेते हैं ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि पी क्यू और आर एस दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये वाले दोनों सप्लीमेंट कभी भी नहीं हो सकते। सप्लीमेंट होने के लिए, ये दोनों लिखा भी इक्वल टू 180 डिग्री, मैंने पढ़ा ही नहीं था इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सप्लीमेंट होने के लिए ट्रांसवर्स लाइन का पैरेलल लाइन से टकराना ज़रूरी है। पैरेलल लाइन्स, ये देखो, ये पी क्यू और ये आर एस, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो अगर कोई भी लाइन इनसे टकराएगी तो ये वाला या फिर ये वर्टिकल तो होंगे, ठीक है ना। ये कोई भी सिवाय वर्टिकल या ऑपोजिट के कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। इस पे ऑल्टरनेट की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, ठीक है। करस्पॉन्डिंग की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। सप्लीमेंट की प्रॉपर्टी 180 डिग्री वाली, ठीक है, नहीं लग सकती, ठीक है। चौथी रह गई हमारे पास ऑल्टरनेट, करस्पॉन्डिंग, ट्रांसवर्स, हाँ, और रह गई वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, वो लग सकती है, ठीक है। बस वर्टिकली अपोजिट की प्रॉपर्टी लग सकती है और कोई प्रॉपर्टी नहीं लग सकती। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया क्योंकि एक्सप्लेनेशन थी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।